हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? डिसोल्यूशन का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब फॉर्म अपना बिजनेस क्या कर रही है, बंद कर रही है। तो अब फॉर्म अपनी सारी एसेट्स क्या करेगी, सेल, और सारी लाइबिलिटीज को क्या कर देगी, पे। इसमें अब स्टेप वन देखो, अब कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या रहेगी, हमें इस पे जाना है। ठीक है। ट्रांसफर ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यूज। सारा का सारा किस पर ट्रांसफर होगा, बुक वैल्यूज पर। सारी की सारी एसेट्स कहाँ चली जाएगी, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन के टू में। अब किन किन एसेट्स का आपको स्पेशल ध्यान रखना है वो मैंने अलग से लिख दी। कैश और बैंक है तो क्या होगा, सेपरेट अकाउंट। कैश और बैंक के सेपरेट अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। फिक्टिशियस एसेट्स जितनी भी है, फिक्टिशियस का मतलब जिनसे मिलेगा कुछ नहीं। इंटेंजिबल अलग होता है, रियलाइजेबल होती है बट देख छू नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट जैसे P&L, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट, इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ये एसेट साइड में आ रहे हैं। तो इनको कहां से चार्ज करेंगे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। पक्का। गुडविल कहां जाएगी, रियलाइजेशन में। बाकी सभी चैप्टर में गुडविल आप बैलेंस शीट में जो गुडविल आ रही होती है एसेट साइड में, वो किस में डालते हो, एडमिशन रिटायरमेंट पर पार्टनर्स कैपिटल के टू में डाल के राइट ऑफ करते हो, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ रही है। बट ये इस चैप्टर में गुडविल कहां जाएगी, रियलाइजेशन में। पार्टनर का लोन एसेट साइड में आ रहा है मतलब लोन गिवन है। अगर पार्टनर का लोन एसेट साइड में आ रहा है मतलब वो लोन गिवन है, तो उससे हम रुपए लेंगे या उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, हमें उसके देने ही है तो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हम कौन से लोन की बात नहीं कर रहे इस साइड वाले की, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पार्टनर का लोन एसेट साइड में आ रहा है, तो वो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट के टू में। फटाफट से बताओ, कैश का सेपरेट अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट का कैपिटल अकाउंट के टू में, पार्टनर का लोन जिस भी पार्टनर का है उसके कैपिटल के टू में, गुडविल कहां जाएगी, रियलाइजेशन में। बाकी सारी की एसेट, सारी की सारी एसेट रियलाइजेशन के टू में जाएगी। और ऊपर लिखा हुआ है प्लांट 100 रुपए का, नीचे लिखा हुआ है 80% रियलाइज हुआ, कितने वैल्यू से जाएगी, 100 रुपए से। सब कुछ फर्स्ट स्टेप में किससे जाएगा, बुक वैल्यू से। अब लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी सारी की सारी कहां जाएगी, रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। अब किनका स्पेशल ध्यान रखना है, पार्टनर का लोन है तो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, उसका क्या बनेगा, सेपरेट अकाउंट। पार्टनर्स के रिलेटिव का लोन है तो नॉर्मल क्रेडिटर्स की तरह से ट्रीट होगा, रियलाइजेशन में जाएगा। रिजर्व्स और कैपिटल, कैपिटल में जाएंगे। कैपिटल तो किस नाम से लिखी जाएगी, बाय बैलेंस बीडी। रिजर्व्स किस नाम से बांटे जाएंगे, ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। अब उसके बाद में आपको सारी एसेट्स को क्या करना है, रियलाइज। जितनी भी एसेट्स है उनको बेचना है। तो अगर आपने बेच दी तब क्या एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। अगर आपने बेच दी तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट के टू में आ जाएगा, रियलाइजेशन के बाई में आ जाएगा। अकाउंट पूछे तो जितने रुपए पर बेची है। अगर पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर ले गया तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट और टू रियलाइजेशन। पक्का। पार्टनर वाली कौन सी है, ये वाली। तो अगर बेची चाहे पार्टनर ले गया, दोनों ही केस के रियलाइजेशन के तो बाय में आएगा। बेची तो बाय बैंक, पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। करंट अकाउंट है तो करंट में आ जाएगा, और रियलाइजेशन के बाय में आ जाएगा। अब सेल की है तो बैंक के टू में आएगा, और नहीं सेल की है, पार्टनर ले गया तो कैपिटल के टू में। इफ गिवन टू लाइबिलिटीज तो कोई एंट्री नहीं करनी। अगर कोई एसेट लाइबिलिटीज को दे दी तो कोई एंट्री नहीं करनी। इसको मैं अलग से बताता हूं। इफ गिवन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर कोई एसेट हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस में दे दिया तो भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000 के, हम पे करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन उसको कोई प्लांट मशीन दे दिया तो हम उसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो एसेट के साथ 5 बातें हो सकती है, 1 2 3 4 5। पहली बात क्या है, बेच दी तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज को दे दी या रियलाइजेशन एक्सपेंस में दे दी तो कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज ऑलरेडी क्लोज है, कुछ आया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, तो फिर क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज सबको क्या कर दिया, क्लोज। जितनी भी एसेट्स थी उनको रियलाइजेशन के टू के में डाल के क्या कर दिया, क्लोज। तो अगर किसी लाइबिलिटी को, क्रेडिटर को आपने प्लांट दे दिया तो कोई एंट्री नहीं करनी। रियलाइजेशन एक्सपेंस में प्लांट दे दिया तो कोई एंट्री नहीं करनी। पार्टनर के लोन के सेटलमेंट में अगर आपने क्या दे दी, एसेट दे दी। ये पार्टनर का लोन का अकाउंट है जो आपने फर्स्ट स्टेप में अलग से बनाया। उसमें क्या लिखा हुआ था, बाय बैलेंस बीडी। अब आपने उसको एसेट दे दी तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब लोन सेटल हो गया तो लोन का बैलेंस किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन। ठीक है। तो लोन का बैलेंस कितना कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन। अभी क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। ठीक है। पे ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज पे करेंगे तो क्या होगा, फर्म खुद पे करेगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट के तो टू में आ जाएगा, और बैंक के कहां आ जाएगा, बाय में। पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लाइबिलिटीज
कैसे सेटल कर दी, कोई असेट देके, तो कोई उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट है किसी के बारे में तो हम क्या मानेंगे, ये लाइबिलिटीज में भी मानेंगे ये, और ये असेट में भी मानेंगे कि अगर असेट है तो उसके पूरे रुपए आगे और लाइबिलिटी है तो उसके पूरे रुपए दे दिए। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो रियलाइजेशन टू बैंक यही वाला होगा। और यहाँ भी अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा असेट के लिए तो हम क्या मानेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन। पक्का। अब अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी दी हो उनके लिए भी स्टेप 2 और 3 होगा। क्वेश्चन के अनरिकॉर्डेड एसेट से 100 रुपए मिल गए तो भी क्या होगा, बैंक टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ले गया तो कैपिटल टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी तो रियलाइजेशन टू बैंक। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पार्टनर ले गया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। बस उसके ऊपर स्टेप 1 नहीं लगेगा। स्टेप 1 किसके लिए लगेगा, जो चीजें ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। स्टेप 1 सिर्फ किस पर लगेगा, बैलेंस शीट वाली आइटम्स पर। स्टेप 2 और 3 चाहे अब रिकॉर्डेड एसेट से रुपया है चाहे अनरिकॉर्डेड से है रुपए, वो क्वेश्चन बोलेगा कि एक लैपटॉप था फर्म के पास जो बुक में रिकॉर्डेड नहीं था, उससे रुपए आ गए तो बैंक टू रियलाइजेशन। प्लांट था रिकॉर्डेड था तो भी क्या, बैंक टू रियलाइजेशन। पक्का रिकॉर्डेड था तो बस फर्स्ट स्टेप में उसको क्लोज करना है, अनरिकॉर्डेड है तो वो पहले से क्लोज ही है तो उस पर सेकंड और थर्ड स्टेप लगाने, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज पर। इतना करने के बाद क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस आएंगे। अब वो कौन कौन पे कर सकता है, फर्म पे कर सकती है तो क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर पे करे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। एग्री टू बी पेड बाय पार्टनर बट पे करना है फर्म ने। पार्टनर कहता है कि मैं बेयर करूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, फर्म को बंद करने के लिए क्या है, कोई सामान नहीं बिक रहा तो ऐड दे दी, कोई क्रेडिटर आए तो उसको क्या है, चाय पानी पिलाई, या जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं जो बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। अब जैसे मान लो समर्थ बंद करना है, अब एसी का कोई वेंडर बायर आ नहीं रहा तो मैंने अखबार में ऐड करी कि इतना इतना एसी इतना इतना फर्नीचर यहाँ पर क्या है सेल हो रहा है, तो वो पार्टनर कहता है बेयर तो मैं करूंगा, मेरे लगेंगे, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने, तो वो फर्म का एक्सपेंस नहीं है। तो फर्म अगर पे भी कर देगी तो ऐसा मानेगी कि पार्टनर के बिहाफ पर पे किया है और पार्टनर से लेने करेगी। फर्म ही पे करे तो फर्म का एक्सपेंस है रियलाइजेशन टू कैश। पे पार्टनर कर दे, एक्सपेंस किसका है, फर्म का, तो एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। फर्म ने खुद ने पे कर दिया तो टू कैश, पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर को देने हो गए। अब पार्टनर कह रहा है मैं बियर करूंगा, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने, तो फिर फर्म का एक्सपेंस है ही नहीं तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। बट फर्म ने पे किया है तो टू तो कैश हो जाएगा और पार्टनर की कैपिटल में से कम हो जाएगा। फर्म एक तरह से ये समझेगी कि हमने तो पार्टनर को रुपए दिए। पक्का। अगर फर्म कह रही है, पार्टनर, मैं कह रहा हूं समर्थ को कि रियलाइजेशन एक्सपेंस मेरे लगेंगे, मैं बियर करूंगा, और पे किसने कर दिया, समर्थ ने, तो समर्थ ने पे जरूर कर दिया लेकिन वो एक तरह से मुझे मेरी कैपिटल दे दी उन्होंने, क्योंकि उनका एक्सपेंस नहीं है। पार्टनर का लोन हमें उसके बाद में पे करना होगा। तो बैलेंस ऑफ लोन आफ्टर पेमेंट, बैलेंस ऑफ लोन आफ्टर पेमेंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब जैसे पार्टनर का लोन आ रहा है कितने रुपए का, 100 रुपए का, क्वेश्चन कह रहा है 70 में ही सेटल कर दिया तो टू कैश तो कितना हो जाएगा 70, और बैलेंस ऑफ लोन कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन। तो अगर पार्टनर के लोन को आपने कैश दे दी तो टू कैश हो जाता है। कम कैश दी, सेटल कर दिया तो बचा हुआ कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। कोई और एसेट दी तो पूरा का पूरा ही कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन। अब ये बात आएगी जब क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा। तो गार्नर वर्सेस मर्रे का स्टेप 7 है। और फिर वाइंड अप कैसे करेंगे, रियलाइजेशन का बैलेंस कैपिटल करंट अकाउंट में डाल देंगे, करंट का किस में डाल देंगे, कैपिटल में, और कैपिटल और कैश आपस में क्या हो जाएंगे, टैली। कैपिटल और कैश आपस में क्या हो जाएंगे, टैली। बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू करंट, करंट का कैपिटल में और कैपिटल और कैश है आपस में टैली। ये तभी करेंगे जब क्वेश्चन आएगा स्टेप 7। अभी हम बिना क्या किसके, इंसॉल्वेंसी के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर जब बाद में इंसॉल्वेंसी आएगी तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे हम A to Z, फटाफट से आओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पे XYZ क्या है, अब आप हाइलाइटर देखते रहना, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। XYZ किस रेशो में पार्टनर है, 4:3:2 में। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 22 की। अब बताओ, फिक्स एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, कैश, XYZ जनरल रिजर्व, क्रेडिटर। मुझे अभी फर्स्ट स्टेप में एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट स्टेप में मैं सारी बैलेंस शीट कहीं ना कहीं भेजूंगा। फिक्स एसेट्स को मैं कहाँ भेजूंगा, रियलाइजेशन के 2 में, रियलाइजेशन के 2 में, रियलाइजेशन के 2 में। इसका क्या बनेगा, सेपरेट अकाउंट। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल के बाय में, बाय बैलेंस BD। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन के बाय में। तो सबसे पहले ये क्रेडिटर्स कहाँ आ गए, रियलाइजेशन के बाय में। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स और कैश, असेट साइड पूरी डेबिट में आ गई, और क्रेडिटर यहाँ पर आ गए रियलाइजेशन के बाय में। कैपिटल लिख दी और जनरल रिजर्व लिख दी। फर्स्ट स्टेप में हमें पूरी बैलेंस शीट फिट करनी है। पक्का।
अब एक एक करके बताते रहो। फिक्स एसेट से मिले 520, बुक डेट्स मतलब डेटर से कितने मिले 440, तो कितने रुपए मिल गए 960। तो रियलाइजेशन के बाय में आएगा। अब जितने भी एडजस्टमेंट आ रहे हैं वो दो जगह जाएंगे, एक क्रेडिट और एक डेबिट। पहले बैलेंस शीट वाली सारी आइटम, ये जितनी भी आइटम है कहाँ जाएगी, किसी ना किसी डेबिट साइड में। ये जितनी भी आइटम है किसी ना किसी क्रेडिट साइड में। अब जो भी एडजस्टमेंट आएगा दो जगह जाएगा। तो इसका कितना आ गया 9,60,000। ध्यान रखना इसको दो जगह लिखना है, एक जगह लिख दिया तो पक्का कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो ये 960 कहाँ पर आ गया, रियलाइजेशन के बाय में और कैश के टू में, पक्का। उसके बाद बताओ स्टॉक कितने का वैल्यू किया 250 का, और कौन ले गया वाई। तो क्या होगा वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के बाय में और वाई के टू में, पक्का बोलो। क्रेडिटर्स वर अलाउड डिस्काउंट 5% और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 6,000। इन दोनों की एंट्री क्या होगी टू कैश। क्रेडिटर्स को दे दिया तो रियलाइजेशन टू कैश, एक्सपेंस का भी क्या होगा रियलाइजेशन टू कैश। और इन दोनों को कहाँ लिख देंगे हम, कैश अकाउंट के बाय में। इन दोनों को कहाँ लिख देंगे, कैश अकाउंट के बाय में, पक्का। अब बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशो में, जो दिया होगा। तो ये रियलाइजेशन क्या हो गया, क्लोज हो गया। रेशो जो दिया हुआ है उसमें बांट दिया मैंने। रेशो कौन सा दिया हुआ था 4:3, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सही बांटा हुआ है। ठीक है, कहीं घर पे बैठ के चेक कर रहे हो फालतू, 4:3 टाइम वेस्ट मत। अब ये कितना आ गया 4:3। ये रियलाइजेशन का बैलेंस पहले कहाँ जाएगा, कैपिटल में। करंट है ही नहीं। तो अब ये जो बैलेंस आया ये किससे आया, बैलेंसिंग फिगर से। एंट्री क्या बनी, एक्सिस कैपिटल टू बैंक या कैश, वाइज कैपिटल टू कैश या बैंक, और जेड कैपिटल टू कैश। तो कैश में क्या आ जाएगा, ये वाली बैलेंस बाय एक्स वाई जेड, और अब ये टैली हो जाए, पक्का। टू। अब यहां से बच्चों क्या स्टार्ट है, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो पहले वही स्टेप लगाएंगे जहां इंसॉल्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, वहां पर मैं बताता हूँ। पी क्यू आर पार्टनर से किस रेशो में है, 3:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं देना, ये ना भी लिखा होता तो नहीं देते। तो काम की बात क्या है, पी क्यू आर और 3:1। कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स कैपिटल कैसे पता लगता है, अगर कैपिटल और करंट दोनों दिए हो तो कौन सी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल। और खाली एक ही कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो फ्लक्चुएटिंग। सब कुछ किस में करना है फिर, कैपिटल में। लेकिन अगर अलग अलग दिए हैं, फिक्स का अलग दिया है और करंट का अलग दिया है, तो मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। करंट अकाउंट बनाने का मतलब क्या है, फिक्स्ड है। एडजस्टमेंट बाकी सारे किस में करते हैं हम, करंट में। और कैपिटल क्या रखते हैं, फिक्स्ड। और एक ही दिया हुआ है तो क्या है, फिक्स्ड। लोन फ्रॉम पी, ट्रेड क्रेडिटर्स। असेट साइड में ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये यहाँ तक दिया हुआ है काफी कुछ। ठीक है, जरूरत पड़ेगी पढ़ते रहेंगे। ऑन 1 जुलाई पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड। मोटर व्हीकल वाज टेकन बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ ₹500, बट नो कैश वाज स्पेसिफिकली पास्ड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है, मोटर व्हीकल कौन ले गया, क्यू ले गया, और उसने उसकी कोई कैश नहीं दी। ये खाली लिखा होता क्यू ले गया तो भी हम यही मानते हैं कि उसने कैश नहीं दी। बाकी एसेट से इतने इतने रुपए मिले। ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन कितने की है 1,500। लोन फ्रॉम पी वाज रीपेड, पी एंड क्यू वाज बोथ फुल्ली सॉल्वेंट एंड एबल टू ब्रिंग इन कैश। बट आर क्या हो गया, बैंकरप्सी में चला गया, और वो कितने रुपए ला पाया, 1/3। तो इंसॉल्वेंट कौन है, आर। पी और क्यू तो सही है, और आर क्या है, इंसॉल्वेंट। अब आपको कैश, रियलाइजेशन और पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने। अब इसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंस। तो अब ये कह रहा है कि करंट अकाउंट का बैलेंस किस में ही डाल दो, कैपिटल में ही डाल दो। तो पहले करंट को किस में डाल देना, कैपिटल में, और सारे एडजस्टमेंट फिर किससे ही करना, कैपिटल से। ये नहीं लिखा होता तो हम सारे एडजस्टमेंट पहले किससे करते हैं, करंट से, और फिर करंट का बैलेंस कहाँ डालते हैं, कैपिटल। लेकिन ये कह रहा है कि करंट का बैलेंस जो भी आ रहा है वो किस में डाल दो, कैपिटल में। अब जैसे ये ले गया ये असेट वगैरह, तो ये हम किससे करते हैं, करंट से। लेकिन इस क्वेश्चन में कह दिया कि करंट को पहले किस में डाल दो, कैपिटल में। तो अब इसको हम कैपिटल में ही डालेंगे, पहले करंट को ही क्लोज करके किस में डाल देंगे, कैपिटल। अब करंट का बैलेंस लेते समय आपको क्या करना होगा, इसको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये आज से पहले का लॉस है, ये अब का लॉस है, रियलाइजेशन से पहले का ही है ना, ये तो बैलेंस शीट में ही आ रहा है। तो ये पहले से ही कहाँ चार्ज होता, करंट में। तो ये तो पहले का लॉस है, तो इसको पहले किस में से चार्ज कर दूंगा, करंट से, और बचा हुआ करंट किस में डाल दूंगा, कैपिटल में। तो करंट अकाउंट का बैलेंस बताओ, पी का कितना है 500 और 900, और आर का कितना है, पी का क्यू का 500 9,000, और आर का कितना है 400, और ये लॉस कितने का है 12,000। तो फटाफट से बताओ करंट अकाउंट के बैलेंस कितने कितने लिखूं, 500, 9,000 और
400। अब लॉस कितना चार्ज करेंगे 12,000। रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1। तो 12,000 का कितना आएगा 6, 4 और 2। बैलेंस बीडी पी एंडल बैलेंस बीडी। अब ये जो बचा हुआ बैलेंस है ये किस में डालना है कैपिटल में। तो 500 और 6,000 का नेट कितना आएगा 5,500। और 9,000 का और 4,000 का नेट कितना है इधर आएगा ये, और ये इधर आएगा। पक्का। तो अगर लिखा भी होगा ना कि करंट का बैलेंस कैपिटल में डालना है तो भी कैसे डालना है, पहले दिस P&L विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, बैलेंस कहां जाएगा कैपिटल में। ऐसे सीधा ये मत डाल देना करंट का कैपिटल में, पहले P&L को किस में, क्योंकि ये तो आज से पहले का ही है ना, आगे के एडजस्टमेंट हम करंट से नहीं करेंगे कैपिटल से करेंगे, लेकिन ये तो पहले का है तो इसको तो पहले किस में डालना पड़ेगा करंट में। अब फटाफट से आंसर में देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने कहां से उठाया बैलेंस शीट से। हम एक एक आइटम को फिट करने जा रहे हैं तो हम कहां से शुरू होंगे PQR लिख देंगे। अब करंट अकाउंट के ये वाले बैलेंस नहीं है, कौन से वाले हैं ये वाले, तो ये तो 5,000, ये एंट्री क्या बनी क्यूज कैपिटल टू क्यूज करंट अकाउंट टू क्यूज कैपिटल, तो क्यू में तो क्रेडिट साइड में जाएगा और पी और आर में डेबिट साइड में, और ये वही वाली अमाउंट आ रही है, ठीक है ट्रांसफर करने के बाद। समझ रहे हो ना 5,500 टू 24 और 5,000 कैसे बने, 55, 24 और 5,000 ये वाले। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि करंट का बैलेंस कहां डालो कैपिटल में तो इमीडिएटली डालना है, बट किन चीजों को ध्यान में रखकर पे इन रखो ध्यान, मतलब इसको पहले ट्रांसफर करना उस जो बैलेंस शीट के आइटम है वो पहले ट्रांसफर करके, उसके बाद बताओ बोलो। ये हो गया, ये हो गया। लोन फ्रॉम पी सेपरेट अकाउंट बना देंगे, क्रेडिटर्स कहां जाएगा रियलाइजेशन के बाय में, तो ये अलग आ गया रियलाइजेशन के बाय में। लोन फ्रॉम पी का एक बार मैं अलग से, इसने बनाया नहीं आंसर में, मैं बना देता हूं कितने का, कितने का था 8,000। पी और 8 डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद ट्रेडमार्क फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मोटर व्हीकल स्टॉक, ये सारे कहां जाएंगे रियलाइजेशन के 2 में। ट्रेड रिसीवेबल रियलाइजेशन के 2 में, प्रोविजन कहां जाएगा बाय में। तो ये सारे के सारे क्या है यहां डाल दिए, ट्रेडमार्क फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अरे क्रेडिटर ये वाला था, मैं कैश में टिक कर गया सॉरी, क्रेडिटर रियलाइजेशन में ये वाली अमाउंट है, बैलेंस शीट वाली अमाउंट ये है, ठीक है ध्यान रखना। ट्रेडमार्क फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मोटर व्हीकल स्टॉक ये सारे आगे। डेटर ध्यान रखना यहाँ ग्रोस अमाउंट से आएगा और प्रोविजन बाय में अलग आएगा। डेटर यहाँ किससे आएगा ग्रोस अमाउंट से, और प्रोविजन बाय में क्या आएगा अलग। रियलाइजेशन के 2 में कितना आएगा 2,000, प्रोविजन कहाँ आएगा बाय में कितने रुपए का 100 रुपए, ये रियलाइजेशन के 2 में आएगा और प्रोविजन अलग से आएगा कितना 100। पक्का। उसके बाद बताओ कैश एट बैंक कहाँ जाएगा सेपरेट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट और पी एंड एल ये ऑलरेडी डील हो चुके हैं, ठीक है तो कैश एट बैंक यहाँ आ गया। मोटर व्हीकल क्यों ले गया तो कहां पर आएगा रियलाइजेशन के बाय में और कैपिटल के 2 में। ये रियलाइजेशन के बाय में आ गया और क्यू की कैपिटल के किस में आ जाएगा 2 में। ये समझ में आ गया, मोटर व्हीकल क्यों लेगा तो रियलाइजेशन के बाय में और कैपिटल के 2। ये सारी एसेट्स बेच दी तब क्या होगा रियलाइजेशन के बाय में कैश और कैश के 2 में। ट्रेडमार्क का ये कह रहे हैं नील मिला। अब ये ध्यान रख लेना कुछ ना लिखा होगा तो भी सभी एसेट का क्या मिलेगा बुक वैल्यू। 2 एसेट याद रख लेना, कौन सी और गुडविल, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा तो नील मानोगे। प्रीपेड एक्सपेंस और गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दे रहा तो क्या मानोगे नील। प्लांट स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दे रहा तो क्या मानोगे बुक वैल्यू। जैसे अगर क्वेश्चन साइलेंट होता और कुछ ना लिखता प्लांट का तो कितना मानता 12,800 मिल गया। बट यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस लिखा होता और क्वेश्चन साइलेंट होता तो नील मानता, यहाँ गुडविल लिखा होता और प्रीपेड क्वेश्चन साइलेंट होता तो क्या मानता नील। नहीं गुडविल, नहीं गुडविल
ट्रेडमार्क का नील लिखा है इसका, नहीं लिखता तो बुक वैल्यू मानते। मैं सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूं, ना कि इंटेंजिबल। अगर नील ही मानना होता तो ये लिखता नील, साइलेंट छोड़ देता तो भी अपने आप ही क्या होता नील। इसका नील लिखा है, इसका मतलब क्या है, मानना नहीं है, ठीक है। सिर्फ गुडविल का नील मानना है। अब बताओ फटाफट से, 7 5 12 3 15 16,600 मिल गए। तो ये सारी एसेट्स के क्या आ गया, बाय बैंक, और इनर कॉलम में लिख देना। और बैंक में क्या आएगा, अब इसने अलग अलग लिख दिए थे, टू रियलाइजेशन, ठीक है। एंट्री टू रियलाइजेशन ये है, इनर कॉलम में इसके आगे टू मत लिखना, ये तो इसकी सब हेडिंग है। एंट्री क्या है, टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स को कितने रुपए दिए, 11,700। तो कैश के बाय में और रियलाइजेशन के टू, पक्का। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन कितने का है, 1500। तो कैश के बाय में और रियलाइजेशन के टू। लोन फ्रॉम पी वाज रीपेड, पी का लोन हमने पे रीपे करना है, ना भी लिखा होता तो ये करते ही। तो एंट्री क्या होगी, ये रियलाइजेशन में तो डाला ही नहीं था, पीज लोन टू कैश। तो पीज लोन के तो टू में आ जाएगा, और कैश में बाय में। अब यहां पर जाकर मेरा क्या स्टार्ट होगा, इंसॉल्वेंसी। इससे पहले आप है ना एक चीज चेक कर लेना, रियलाइजेशन का बैलेंस डालने से पहले एक बार चेक कर लेना कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ने दे दिया है ना। अगर नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे फिर, बुक वैल्यू। और कई बार क्या लिखा होता है क्वेश्चन में, इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह लिखा होता है और क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ लिखा नहीं होता, तो हम भूल जाते हैं। समझ रहे हो क्या। तो एक बार चेक कर लेना सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, कुछ ना कुछ कर लिया है, इस क्वेश्चन में हो गया है वो, ठीक है। अब बताओ, अब हमारे को क्या करना है, रियलाइजेशन का बैलेंस किस में डालना है, पार्टनर्स कैपिटल में। अब चाहे कोई सोलवेंट हो चाहे इंसोल्वेंट हो, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा और हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा बाय इंसॉल्वेंसी। जैसे नॉर्मल बनता है वैसे ही बनेगा। रियलाइजेशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस हो, किस में जाएगा, सभी पार्टनर्स में, चाहे क्या हो, सॉल्वेंट हो चाहे क्या हो, इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर्स में। तो रियलाइजेशन अकाउंट पर क्या है, भगवान की कृपा है, किसी तरह का इंसॉल्वेंट हो भी जाए तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन रियलाइजेशन, ये अनअफेक्टेड रहेगा, जैसे पहले करते थे वैसे ही रहेगा। अब इंसॉल्वेंसी का इंपैक्ट किस में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला काम क्या करना होता है इंसॉल्वेंसी का, ये स्टेप 7, ये तभी लगाना जब क्या हो, इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंसी का क्या स्टेप है, बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट सभी पार्टनर बेयर करेंगे, चाहे सोलवेंट हो चाहे इंसॉल्वेंट हो, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इंसॉल्वेंट, सोलवेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस मतलब प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन, सभी पार्टनर में जाएगा। अभी सोलवेंट का डेबिट हो, क्रेडिट हो, कुछ भी हो, रियलाइजेशन का लॉस कैश में लाएंगे सभी सॉल्वेंट पार्टनर, चाहे उनका बैलेंस डेबिट चल रहा है चाहे उनका बैलेंस क्रेडिट चल रहा है। इंसॉल्वेंट चाहकर भी कैश में नहीं ला सकते। तो पहला बात क्या है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस सब में बटेगा। फिर रियलाइजेशन का अगर लॉस है, प्रॉफिट है तो कुछ नहीं करना, लॉस है तो सभी सॉल्वेंट पार्टनर किस में लाएंगे, कैश में। तो बताओ, फर्स्ट तो हमने लगा दिया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस सब में डाल दिया। अब रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है तो कौन कैश में लाएंगे, सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट कौन है, पी और क्यू। आर इंसॉल्वेंट हुए, पी और क्यू तो क्या है, फुल्ली सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। ये वाला जो लॉस है ये वापस सॉल्वेंट पार्टनर किस में लाएंगे, कैश में। तो इससे कैश भी बढ़ जाएगी हमारी। ये दो समझ में आ गए। कैश में भी तो लिखना पड़ेगा, आर का नहीं पता, पी और क्यू जो लाए हैं वो तो समझ में आ गए। ये कैसे आया, रियलाइजेशन का लॉस ये किस में ले आए, कैश। अब आर की बात करते हैं। आर से हमें कितने रुपए लेने हैं फर्म ने, कितना डेबिट बैलेंस है, 10,900, 8 और 2 10,000, 900। क्रेडिट कितना है, 10,000। तो 900 रुपए इससे अभी हमें लेने हैं। आर से हमें कितने रुपए लेने हैं, 900। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितना ला पाएगा, 1/3। तो 900 का 1/3 वो कितने ले आया, 300।
तो सबसे पहले अब इंसॉल्वेंट को कैसे खत्म करना है, जितने वो ला सकता है उससे ले लो। तो बैंक में आ जाएगा ये, और कैपिटल के बाय में और बैंक के टू में। सबसे पहला स्टेप क्या है, रियलाइजेशन का लॉस बांट दिया यहाँ पर, ये तो हम नॉर्मल बांटते ही थे अभी भी। अब इंसॉल्वेंसी की वजह से पहला चेंज क्या आएगा, रियलाइजेशन का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर किस में लाएंगे, कैश। फिर जो ये इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो जितना ला सकता है उतना उससे मंगवा लो। तो उससे कितने रुपए मंगवा लिए, जो वो क्वेश्चन दे रहे हैं 1/3 लेगा। अब ये जो इसका बच गया ना लॉस 600 रुपए, वो कौन बांटेंगे, पी और क्यू। तो इंसॉल्वेंसी का लॉस, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी, वो कहां से आएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ क्यू, इंसॉल्वेंट पार्टनर। वो कौन बियर करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट जिनका क्रेडिट बैलेंस है, सॉल्वेंट जिनका क्या है, क्रेडिट बैलेंस। और वो भी किस रेशो में बियर करेंगे, कैपिटल रेशो। और कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो फिक्स कैपिटल के रेशो में, फ्लक्चुएटिंग है तो बाद में देखेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन कौन सा लिया है, फिक्स्ड, तो अभी हमें किस रेशो में बांटना है, फिक्स कैपिटल के रेशो। अब पहले बताओ इंसॉल्वेंसी का लॉस जो है 600 रुपए का, वो कौन बियर करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें पी और क्यू सॉल्वेंट भी है और दोनों का क्या है, क्रेडिट बैलेंस भी। पी और क्यू सॉल्वेंट भी है और दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। मान लो पी और क्यू दोनों सॉल्वेंट होते हैं लेकिन क्रेडिट बैलेंस सिर्फ पी का होता, क्यू का कहाँ रहता, असेट साइड में। तो फिर सिर्फ कौन बियर करता, पी करता। फिर सिर्फ कौन बियर करता, पी। तो सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, कौन सा लॉस, ये 600 वाला। तो ये 600 का लॉस पी और क्यू बांटेंगे, और यहाँ अब आर को तो क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, और पी और क्यू में लॉस डालना है तो उनको क्या करेंगे, डेबिट। और किस रेशो में, कैपिटल के रेशो में। किस रेशो में, कैपिटल के रेशो। पक्का बोलो। ये कैपिटल के रेशो में जैसे ही यहाँ बांट देंगे उसके बाद बचा हुआ बैलेंस और कैश अपने आप टैली हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, रियलाइजेशन का लॉस तो बांटना ही है। फिर रियलाइजेशन का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कैश में लाएंगे। फिर इंसॉल्वेंस से जो मंगवाने हैं मंगवा लो। अब ये इंसॉल्वेंसी का लॉस कौन बांटेंगे, इंसॉल्वेंसी का लॉस सिर्फ वही बांटेंगे जिनका क्रेडिट बैलेंस। लेकिन कैश में कौन लाएगा, डेबिट क्रेडिट कोई भी हो। अब ये इसमें तो दोनों का ही क्रेडिट है, अभी आगे आएगा आधों का डेबिट आधों का क्रेडिट क्वेश्चन कर। तो ये कौन ले आया, बोलो, सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस था। किस रेशो में बांटा है ये, कैपिटल के रेशो में। पक्का। अब इसके बाद में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं हम, वो किस में डालते हैं, बैंक में। ये पी और क्यू का बैलेंस डाल दिया। आर तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, बैलेंस हो ही चुका है। आर का तो हमने बैलेंस निकाला ही था ना, ये जो 600 रुपए वो हो ही गया। अब पी और क्यू का बैलेंसिंग फिगर किस में डाल दिया, बैंक में। और बैंक में क्या आ जाएगा, ये वाली अमाउंट, और बैंक अपने आप क्या हो जाएगा, टैली। तो बताओ इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस, सभी पार्टनर में बटेगा, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट डेबिट क्रेडिट सब। फिर रियलाइजेशन का लॉस कैश में कौन लाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस, नालायक, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। और इंसॉल्वेंसी का लॉस, इंसॉल्वेंसी का लॉस मतलब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, वो कौन बांटेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस ओनली। और किस रेशो में बांटेंगे, कैपिटल। फिक्स कैपिटल हो तो फिक्स कैपिटल के रेशो में, फ्लक्चुएटिंग है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं। अब बताओ फटाफट से, मैं मान लेता हूं 4 पार्टनर है। बताना, ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। ए का और बी का क्रेडिट बैलेंस है, और सी का और डी का क्या है, डेबिट बैलेंस। इंसॉल्वेंट कौन है, डी। और सी क्या है, डेबिट भले ही है लेकिन क्या है, सॉल्वेंट है। अब बताओ अगर रियलाइजेशन का लॉस आ गया तो किस में आएगा, ए बी सी डी। रियलाइजेशन अकाउंट का अगर बैलेंस आया, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस जो लॉस आएगा वो तो सब में आएगा। कैश में कौन लाएगा उसको, ए बी सी।
जो यहाँ अमाउंट है एबीसी में वो की वही अमाउंट और कैश में आ जाएगा। अब डी का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, डी का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इंसॉल्वेंसी का लॉस होता है, वो कौन बांटेंगे? सिर्फ ए और बी, नॉट सी। ठीक है, और ए और बी में क्या आ जाएगा? 2D। पक्का? और किस रेशो में? कैपिटल के रेशो। पक्का क्या? थर्ड अभी नहीं करेंगे, अपना आप मत करना, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। अब हम कौन सा कर रहे हैं? इलिस्ट्रेशन फोर्थ। ए बी सी डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:3:1। डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कैपिटल ए बी, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ नहीं लिखा होगा तो नील मानेंगे। प्लांट इन मशीनरी, पेटेंट, सी और डी। दो पार्टनर के क्रेडिट बैलेंस है, दो पार्टनर के क्या? डेबिट बैलेंस। वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. Balance to that creditors were paid at a discount. एक जेएलपी है जो बुक में नहीं आ रही और उसको सरेंडर कर दिया 4,500। रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज्ड एट द फॉलोइंग वैल्यूज। डेटर से इतने मिले, स्टॉक से इतने मिले, प्लांट मशीनरी से इतने, पेटेंट इतना, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन इतना हुआ। डी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड ऑफ 25 पैसा इन रुपी वाज रिसीव्ड। मतलब डी से कितना मिला? 1/4। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम अगेंस्ट हिज स्टेट प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। बताओ फटाफट से। बैंक को कहाँ लिखूंगा? सेपरेट अकाउंट। डेटर से लेकर पेटेंट तक रियलाइजेशन के 2 में, कैपिटल के 2 में, कैपिटल के बाय में। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होता है, एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ना कि कोई रिजर्व होता है। और क्रेडिटर भी क्या होते हैं? लाइबिलिटी। तो जो मैं टिक कर रहा हूँ समझ लेना ये बैलेंस शीट से आए हैं। क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और असेट्स में जितना भी आ रहा है ये कहाँ से आया? बैलेंस शीट। फर्स्ट स्टेप होता है ना, असेट सारी कहाँ भेजनी है? ये भी मैंने बैलेंस शीट से टिक किए हैं और ये भी। इतना इतना काम हमने कहाँ करा? बैलेंस शीट से कर दिया। समझ गए? अब एक क्रेडिटर क्या ले गया? पेटेंट, जिसकी बुक वैल्यू है 5,000, कितने पर ले गया? 3,200 पर। तो अगर एसेट और लाइबिलिटीज आपस में सेटल हो जाए तो हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन बचे हुए क्रेडिटर्स को हमने 400 रुपए कम दिए। अब बताओ टोटल क्रेडिटर कितने का था? 15,700। इस लाइन को पढ़ के बताओ कितने क्रेडिटर की पेमेंट होगी? वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट whose book value was 500। whose book value मतलब पेटेंट की बुक वैल्यू। पेटेंट बुक में 5,000 का था, यहाँ टोटल पेटेंट 8 का आ रहा है ना, उसमें से कितने का ले गया? वो 5 पे। बट वो कितने पर लेकर गया? 32 पर। तो क्रेडिटर 32 कम हुआ है, क्रेडिटर 5,000 कम नहीं हुआ। पेटेंट 5,000 का था, पेटेंट, ओहो इसके अंदर है नलायक पेटेंट। पेटेंट 5,000 का था बट वो लेकर कितने पे गया? 3,200 पर। तो क्रेडिटर के कितने रुपए कम हो गए? 15,700 में से। 15,700 में से 32 पे हो गए। एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करनी, लेकिन बचे हुए पे करूंगा तो कितना माइनस करके करूंगा? 5,000 नहीं माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा? 3,200। और उसमें के बाद भी 400 रुपए उसने आगे क्या कर दिए? कम। तो टोटल कितने देने थे? 15,700। 32 का वो पेटेंट एग्रीड वैल्यू पर ले गया। पेटेंट बुक में 5,000 का था बट उसने कितना लगाया है? 32। तो ये कम हो गया। और 400 रुपए क्या कम हो गया? जो उसने डिस्काउंट दिया। तो बचे हुए, अब देखो इस लाइन की वैसे तो कोई एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एसेट लाइबिलिटीज आपस में सेटल होगी। बट काम तो आया ना, दिमाग तो लगाना पड़ा ना। 3,200 क्रेडिटर में कम करना है, तो क्रेडिटर को जब पेमेंट करोगे तो 3,200 कम करोगे और 400 ये कम करोगे। तो कितने रुपए दे दिए? 12,100। और हाथों हाथ कहाँ लिखना मत भूल जाना? बैंक में। पक्का? अरे समझ गए क्या? अब जेएलपी का एक्स्ट्रा रुतबा है किसमें? रिटायरमेंट में और डेथ में। यहां पर कुछ नहीं है। अगर जेएलपी एसेट साइड में आ रही होगी तो रियलाइजेशन के 2 में डाल देना, बस बात खत्म। रियलाइजेशन के 2 में डाल देना। नहीं आ रही तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट फर्नीचर मान के ट्रीट करना है, कुछ भी नहीं है। अनरिकॉर्डेड एसेट है 20,000 के और उससे मिले कितने? 45। तो बस मुझे तो कितने की एंट्री डालनी है? 4,500 मिलने की। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 1,000 रुपए का, उससे मिले कितने? 800। तो मुझे किससे मतलब है? 800 से। तो बस इसको देख के डरना नहीं, सिर्फ 4,500 फर्नीचर बेचा है ऐसे मान लो। तो इधर क्या आ जाएगा? बाय बैंक। और बैंक में क्या आ जाएगा? उसने वो इकट्ठे करके लिख दिया। अभी और चीजें भी आएगी ना, तो इन सारों का एक साथ लिख। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बैंक के बाय में और रियलाइजेशन के नालायक, रियलाइजेशन के बाय में और बैंक के 2 में। रिमेनिंग एसेट से क्या मिला?
डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, इनसे जितने रुपए मिले वो लिख दिए बैंक के टू में, और रियलाइजेशन के कहाँ आ जाएंगे, रियलाइजेशन के बाई साइड। अब पेटेंट से कितना मिला, 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू। पेटेंट था कितने का, 8000 का, इसमें से कितना माइनस करना है, 5000। पेटेंट की वैल्यू निकालते समय कितने का बिक चुका है, 5 का, तो 8 में से 5 गया तो कितना रह गया, 3000, और 3000 का 60% 1800, ये आ जाएगा टोटल। अरे बोलो, तो बताओ पेटेंट में भी ये 5000 काम आएगा, क्रेडिटर को देते समय 32, तो ये लाइन भले ही क्या है, एंट्री नहीं डालनी, लेकिन काम तो आएगी। पेटेंट से रिलाइज करेंगे तो 5000 कम करके रिलाइज करेंगे, और क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो 3200 कम करके पे। अब बताओ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने के हैं, 1500, तो रियलाइजेशन के टू में आ जाएंगे और बैंक के बाय में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा और भूल जाते पक्का पक्का। इसको पे तो करेंगे ना, तो आप पक्का पक्का एक बार एक स्टेप लगा कर देखोगे कि क्या सभी एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में दे दिया है नहीं। तो इसने ना तो इसके बारे में कुछ लिखा और ना ही इसके बारे में। इसका तो हमें नील रियलाइजेशन मानना है, और इसका क्या है, बुक वैल्यू पर पे करना है। और ये भूल गए तो हमारा आगे सारा ही गलत हो जाएगा, रियलाइजेशन का लॉस गलत हो जाएगा, लॉस गलत होगा तो फिर वो कैश भी गलत आएगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आप जैसे ही रियलाइजेशन का यहाँ पर बैलेंस निकालने लगोगे तो पहले क्या करोगे, चेक ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज का हिसाब हो गया है नहीं, तो नहीं हुआ होगा तो हमें किसको पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को। तो ये 6300 ये पे हो गया और बैंक के बाय में, पक्का। और वो ये एसेट का टोटल आ गया रियलाइजेशन के टू में, ये वाला था ना, रियलाइजेशन के टू में, कैश के टू में भी तो आएगा ये, सॉरी रियलाइजेशन के नहीं, कैश के टू। अब ये सारी क्या हो गई, ये किस में डालना है, सोलवेंट में या इंसॉल्वेंट में, सब में, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। अब लॉस कैश में कौन लाएगा, इंसॉल्वेंट है डी, सॉल्वेंट है कौन, ए भी सॉल्वेंट है, बी भी सॉल्वेंट है, सी भी क्या है, सॉल्वेंट। ए बी सी तीनों सॉल्वेंट है, बट सी का डेबिट बैलेंस है, तो लाएगा या नहीं, ये वाला लॉस तो कैश में सी भी लाएगा, तो ये तीनों कैश में लेकर आएंगे। सॉल्वेंट पार्टनर डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, रियलाइजेशन का लॉस कैश में सभी लाते हैं, तो ये कहां पर आ गया, बोलो, बैंक में भी तो आएगा, तो बैंक में ये तीनों अमाउंट आ गए। अब हमें किसका हिसाब करना है, डी का। डी का इन दोनों का टोटल लूंगा, माइनस ये करूंगा, सॉरी सॉरी है ही नहीं माइनस कुछ, इन दोनों का टोटल ही है, तो इन दोनों का टोटल आ गया 10,720। ठीक है, अब 10,720 में से वो कितने ला पाएगा, 25%, तो 25% लिख देंगे पहले, वो ले आया 25 पैसा ही ना रुपये, मतलब 25%, तो ये वो ले आया, तो ये यहां पर आ गया और बैंक के टू में आ गया, पहले ही टिक कर गया मैं गलती से। उस समय ए और बी और सी कौन कौन कितने रुपए लेकर आए थे रियलाइजेशन वाले, 9220, 6915 और 461। मुझे टिक करना था ये और ये, ठीक है मैं गलती से इसको कर गया, लेकिन ठीक है अब समझ तो गए, डी ए लेकर के आ गए। अब डी का बैलेंस आ गया कितना, सॉरी 10720 माइनस 2680। अब ये कौन बेयर करेंगे, ए और बी, ये कौन बेयर करेंगे, सी और डी क्यों नहीं करेंगे, डी तो खुद इंसॉल्वेंट है और सी का डेबिट बैलेंस। किस रेशो में बिहेव करेंगे, कैपिटल के रेशो। कौन सा रेशो है, 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:3। लेकिन हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं डालना, किस रेशो में बांटना है, कैपिटल के रेशो में, 2:1।
तो 2:1 में डाल दिया ये वाला बैलेंस, तो इंटू 2/3 ये अमाउंट आ जाएगी, और 1/3 करने पर ये अमाउंट हो जाएगी। तो इसको तो खत्म कर दिया डी को, और ए और बी में ये क्या हो जाएंगे, डेबिट। ए और बी में ये वाली अमाउंट आ जाएगी, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। पक्का? अब क्या होगा, इन दोनों का बैलेंस इस तरफ आ रहा है तो टू बैंक, और सी का बैलेंस इस तरफ आ रहा है तो बाय बैंक। और जब ये बैंक में डाल देंगे उन दोनों का बैलेंस इस तरफ और सी वाला इस तरफ, तो ये टैली हो जाए। सी वाला ये 3200 समझ में आ गया, ये लास्ट वाला बैंक। पहले तो वो इंसॉल्वेंसी का लॉस लाया था, और सॉरी रियलाइजेशन का क्या लाया था, लॉस, और ये क्या है लास्ट में उसका फाइनल बैलेंस। पक्का? सॉरी बच्चों, इसने मोती ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया पागल ने। अब सुनो, अब हम क्या कर रहे थे, कैपिटल रेशो, ये क्या था, कैपिटल रेशो। क्या लेना है, जब फिक्स्ड हो, गार्नर वर्सेस मर्रे में इंसॉल्वेंसी का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो बांटते हैं कैपिटल के रेशो में। अब फिक्स कैपिटल हो तो फिक्स कैपिटल के रेशो में बांटना है, बट कैपिटल अगर क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो कैपिटल कौन सी लेनी है, बिफोर डिसोल्यूशन। बिफोर डिसोल्यूशन का मतलब क्या है समझना, ये एक कैपिटल अकाउंट है जिसमें अमूमन ये चीजें आती है क्वेश्चन में, बाय बैलेंस भी दिए आते हैं, रिजर्व्स दिए होते हैं, रियलाइजेशन। बोलो इसका मतलब क्या है, अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे कर दे तो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल के बाय में आती है, पार्टनर कोई एसेट ले जाए तो टू में आती है, रियलाइजेशन का लॉस आ सकता है, उसका लॉस को वो कैश में लाता है वो हो सकता है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट होता है, कोई गलती वलती हो, पहले से क्वेश्चन में कोई गलती हो जिसका रेक्टिफिकेशन करने से प्रॉफिट लॉस हिट होता है, तो हम उसका इंपैक्ट कहाँ डालते हैं, कैपिटल में। अगर फर्म ने कोई सैलरी बुक नहीं करी, अब पता लगा कि सैलरी बुक करनी थी, तो कैपिटल क्या होगी, कम, क्योंकि एक्सपेंस हमारे क्या थे, शॉर्ट बुक थे, अब ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो वो किस में से कम होगा, कैपिटल में से। या सेल्स कम थी तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ। तो एरर का इंपैक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और क्वेश्चन में एसेट साइड में P&L या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखे तो ये सब। अब इसमें से आपको जो बातें आज अगर फर्म ने डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है आज, तो जो इससे पहले पहले थी उसका तो कैपिटल रेशो में इंपैक्ट लेना है, इसके बाद थी तो नहीं लेना। जैसे क्वेश्चन में दिया हो फिक्स्ड कैपिटल है तब तो थैंक गॉड कुछ करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना, उसी रेशो में। अब फ्लक्चुएटिंग हो तब क्या होगा, क्या ये डिसोल्यूशन से पहले था या नहीं था, रिजर्व्स थे, लाइबिलिटी को पार्टनर लेकर गया रियलाइजेशन के दौरान, तो ये तो डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद में लाइबिलिटी को पे करना स्टार्ट किया और असेट्स को क्या है रियलाइज करना स्टार्ट किया, तो ये पहले से नहीं था। किसको लेना है, ए को लेना है, बी को लेना है, सी को नहीं लेना। रियलाइजेशन का प्रॉफिट पहले से था या नहीं, नहीं, तो ये तो रियलाइजेशन के बाद आया। रियलाइजेशन का लॉस कैश में लाना, ये भी पहले से नहीं था, ये तो लॉस जब रियलाइजेशन की प्रोसेस खत्म हुई है उसके बाद में प्रॉफिट या लॉस पता लगा, तो रियलाइजेशन का ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस, ना ही उसको कैश में लाने वाला। कोई गलती थी तो वो रियलाइजेशन से पहले थी, पता भले ही अब लगी है, अगर सैलरी पहले की नहीं दी हुई तो वो तो पहले की थी, तो उसका इंपैक्ट लेना है। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल हो और कैपिटल रेशियो निकालना हो, इधर 40 30 20 10 10 5 हो, तो क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम को जोड़ने के बाद कैपिटल रेशियो निकालोगे, 40 + 30 + 5। इसको माइनस नहीं करना, अगर डेबिट में भी हो तो ये भी रियलाइजेशन के दौरान अराइज हुआ है, एसेट्स को ले जाना, रियलाइजेशन का लॉस भी बाद में हुआ है, बट ये दोनों क्या थे पहले पहले। P&L तो पहले से था, वो बैलेंस शीट में आ रहा है, मतलब रियलाइजेशन से पहले था, होता ना बंद भी नहीं आती फर्म तो भी ये तो पहले से था, और एरर भी क्या थी पहले से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें रिजर्व्स था, हमने बांटा क्यों नहीं था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जनरल रिजर्व था, इसको लिया क्यों नहीं, इसमें डिसोल्यूशन ही नहीं था, इंसॉल्वेंट ही नहीं था, इसमें इसमें इंसॉल्वेंट था ही नहीं, तो लॉस कैपिटल रेशियो चाहिए ही नहीं था। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल है तो देखना ही नहीं है दूसरी चीजों को, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल के रेशियो में बांटने। उसके बाद में थर्ड हमने अभी किया नहीं, फोर्थ में क्या है तो कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल और करंट अलग अलग नहीं दिए, ना ही इसमें कोई रिजर्व्स है, ना ही इसमें क्या है कोई एरर्स है, तो उनका इंपैक्ट लेना आता है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में ही आएंगे।
पक्का? तो ये जो बात मैंने बोली है ये अच्छे से क्लियर कब होगी? जब हम ये वाला क्वेश्चन और कर लेंगे। बैलेंस बीडी को लेना है, रिजर्व्स को लेना है और एरर्स को लेना है। इधर से पी&एल सस्पेंस माइनस करना है, एरर माइनस करना है, और फिर जो अमाउंट आए ऐसी ए की निकालो, ऐसी बी की निकालो, और फिर उस रेशो में बांटो। अगर कैपिटल रेशो निकालना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इनको लो। हमने जो अभी क्वेश्चन किया उसमें रिजर्व्स वगैरह कुछ था ही नहीं, लेकिन अब ये आगे आएगा। मैसेस एक्स वाई जेड है, किस रेशो में पार्टनर है? 2:1 में। एक्स वाई जेड, लोन फ्रॉम मिसिज एक्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, स्टॉक, बुक डेट्स लेस प्रोविजन, कैश, एडवांस टू वाई। Firm was dissolved on the date mentioned due to the continued losses. After drawing up the balance sheet given above, it was discovered that goods amounting to rupees 4,000 have been purchased in November. 4,000 रुपए गुड्स कब खरीदे हमने? मिल भी गए, बट परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फिक्स एसेट से इतने रुपए मिले, स्टॉक से इतने मिले, बाकियों से ये मिला। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इतने थे। एक्स एग्रीड टू टेक ओवर लोन ऑफ मिसिस एक्स। मिसिस एक्स का लोन कौन पे कर देगा? एक्स। Y is insolvent. Y क्या है? Insolvent. And his estate is unable to contribute anything. और उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। Give accounts to close the books and work according to the decision is Garner versus Murray. ये सारा का सारा काम हम किसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं? गार्नर वर्सेस मर्रे के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अब सुनना, ये कहाँ चल। अब सुनो, सबसे पहले रेक्टिफाई करो, कौन सी एंट्री रहेगी? 4,000 के गुड्स परचेज किए, गुड्स रिसीव भी हो गए, लेकिन परचेज अभी तक बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्या एंट्री करूं? परचेज टू क्रेडिटर्स। सर स्टॉक भी बढ़ाओ, स्टॉक कह रहा है कि क्या है? रिसीव हो गया, बढ़ा हुआ है। स्टॉक कैसे आ जाता है अपने आप? स्टॉक हम फिजिकल काउंटिंग से, मैंने इससे ये खरीदा, एंट्री डालना भूल गया, लेकिन मेरा घड़ियों का ही बिजनेस है, तो क्लोजिंग स्टॉक जब काउंट करूंगा तो ये घड़ी भी जुड़ी जाएगी। तो स्टॉक अपनी जगह क्या है? सही है। स्टॉक फिजिकल काउंटिंग से आता है, एंट्री ना भी डालो, फिजिकल काउंटिंग मतलब गिन करके, तो उसमें ये गिना तो गया, तो मिल गया था तो गिना गया, तो स्टॉक सही है। बट क्या गड़बड़ है? परचेज टू क्रेडिटर। अब परचेज हमने चार्ज नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट क्या है? ज्यादा आ रहा है। परचेज हमारा एक्सपेंस था जो हमने चार्ज नहीं किया, तो अब अगर सही से चार्ज हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट क्या होता? कम। ट्रेडिंग अकाउंट में कम परचेज चार्ज हुई, इस वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? ज्यादा। एक्सपेंस कम चार्ज हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा। अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। हमने परचेज शॉर्ट चार्ज करी है या एक्स्ट्रा? शॉर्ट। हमने परचेज कम ले ली क्योंकि एक एंट्री नहीं डाली, तो परचेज कम कर दी थी तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? एक्सपेंस कम लिया तो प्रॉफिट क्या आ रहा है? ज्यादा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम। और वो ज्यादा प्रॉफिट किस में चला गया होगा? कैपिटल में। तो सही करने के लिए वहां से वापस लेना पड़ेगा। तो इसकी नेट एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल टू क्रेडिटर्स। नेट एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल टू क्रेडिटर्स। तो कैपिटल अब तीनों की कम होगी और क्रेडिटर्स हमें कितने दिखेंगे? 29। तो क्रेडिटर्स को बढ़ा दो और कैपिटल तीनों की क्या कर दो? कम। डिसोल्यूशन से पहले क्या करो? एरर सही करो। तो इसने क्या किया? पहले क्वेश्चन वाली कैपिटल लिखी और टू क्या लिख दिया? क्रेडिटर। तो एक एंट्री डाल दी कैपिटल टू क्रेडिटर्स। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी थी वो लिख दी और टू क्या कर दिया? क्रेडिटर्स। अब बताओ, अब इस बैलेंस शीट को सबसे पहले क्लोज करना है। जेड्स लोन सेपरेट अकाउंट बनेगा, लोन फ्रॉम मिसिज एक्स रियलाइजेशन में जाएगा, और क्रेडिटर्स कितने आएंगे? 29। क्रेडिटर्स कितने के आगे? 29। जेड का लोन का तो अलग अकाउंट बनेगा, और मिसिज जेड्स लोन है क्या? एक्स है या जेड है? एक्स। कितनी अमाउंट है? हाँ बताओ तो सही, कितने है अमाउंट? क्वेश्चन देख के बताओ ना अमाउंट। अरे तुम अमाउंट तो बता दो यार, चलो मैं देख लूंगा, रहने दो। ये कह रहा है आंसर में कैपिटल है, मैं कह रहा हूँ तुम अमाउंट क्यों नहीं बता रहे? लोन फ्रॉम मिसिज जेड कितने का है? 10,000। तुम मेरे को अमाउंट बताओ। बाय मिसिज एक्स है, जेड है? हमें रियलाइजेशन में भेजना है इसको, ठीक है? ये इसका आंसर गलत है, मैं इसको सही कर रहा हूँ, ठीक है? लोन फ्रॉम मिसिज जेड किस एक्स क्रेडिटर की तरह से ट्रीट होगा या नहीं? ये किसकी तरह से ट्रीट होगा? क्रेडिटर। तो मुझे कहाँ भेजना है इसको? रियलाइजेशन।
और मैं अपना आंसर सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि कैपिटल में डाल। मैं आंसर में कैपिटल में क्या किया वो मैं बता दूंगा, एक बार इसको भेजू तो सही, नहीं समझे? बताओ, ये तीनों डाल दिए मैंने कैपिटल में, और ये रेक्टिफिकेशन करने के बाद कैपिटल इतनी रह गई। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? एरर रेक्टिफाई करनी है। एरर रेक्टिफाई करने से ये ज़्यादा हो गया, और ये तीनों मिलकर 4,000 रुपये क्या हो गया? कम। फिर हमें क्लोज करना है, तो क्लोज करना है तो अब ये वाली अमाउंट तो बची नहीं है, अमाउंट ही कौन सी बची है? ये वाली। तो यहां से स्टार्ट हो गया। समझ गए क्या? पहले हमने एरर रेक्टिफाई करी, तो ये अमाउंट तो कितनी होगी? इतनी। और कैपिटल कितने हो गए? 29, जिसको हम क्रेडिटर 29 हो गए, जिसको हमने कितना क्लोज किया? 29। ठीक है। उसके बाद में लोन फ्रॉम मिसिज एक्स हम रियलाइजेशन में डालेंगे, जेड के लोन का सेपरेट अकाउंट। तो लोन फ्रॉम मिसिज एक्स यहां डाल दिया, जेड के लोन का सेपरेट अकाउंट। असेट साइड में आओ, फिक्स असेट, स्टॉक, बुक डेट्स, ये रियलाइजेशन के 2 में इतना जाएगा, और बाय साइड में प्रोविजन आएगा अलग से 5,000। तो फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर और प्रोविजन फटाफट से रियलाइजेशन में टिक कर देता हूं। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स और प्रोविजन पक्का। कैश का सेपरेट अकाउंट आएगा 1,000 रुपीज। अब देखो ये मरा हुआ है कौन? वाई। वाई बेचारा इंसॉल्वेंट है, पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है, तो वो हम उसी से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बताया था ना फर्स्ट शुरू में। तो ये कहाँ जाएगा? यहां पर आएगा। पार्टनर का लोन हो उसका सेपरेट अकाउंट बनता है कब? जब उसने दिया हुआ हो। जेड के लोन का क्या बनेगा? सेपरेट अकाउंट, जब उसने हमें दिया हुआ है। पक्का। क्रेडिटर का अकाउंट इसने क्यों बनाया? रेक्टिफिकेशन बताने के लिए कि एंट्री क्या बनी थी, क्रेडिटर पहले से इतने थे, फिर एंट्री क्या बनी थी? कैपिटल टू क्रेडिटर्स, तो इधर क्या आ गया? बाय पार्टनर्स कैपिटल, और फिर उसको क्लोज कर दिया। पक्का। अब बताओ, फॉर्म बंद होगी, ये एंट्री हमने ले ली, इम्पैक्ट 4,000 का, 20, 21, 20,500 मिला। तो इन तीनों को कहाँ डाल दिया? रियलाइजेशन के बाय में और बैंक के टू में। पक्का। फिर क्रेडिटर्स ने कितना डिस्काउंट दिया? 2%। तो क्रेडिटर कितने के थे? 29 थे। अब ध्यान रख लेना, यहाँ तो मैंने लिख दिया पहले से, लेकिन तुम 25,000 का 2% कम मत कर देना। 29,000 का कितना? 2% कम करके क्रेडिटर्स को ये रुपए दे दिए, और कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हुए? 1080। बैंक में आ गया और रियलाइजेशन के टू में आ गया, रियलाइजेशन के एक्सपेंस। अब एक्स कह रहे हैं मिसिज एक्स का लोन मैं चुका दूंगा, तो कोई भी लाइबिलिटी पे करते हैं तो टू कैश होता है, पार्टनर ले जाएगा तो क्या आएगा? टू मिसिज एक्स 10,000। तो अब हुआ क्या, इसने ना यहाँ क्रेडिट में लिखा ना यहाँ डेबिट में लिखा, लेकिन हम तो लिखेंगे ना कि क्रेडिटर है, कोई भी लाइबिलिटी है तो पहले कहाँ लिखी जाएगी? बाय में, और फिर पार्टनर ने चुका दी तो क्या होगा? टू में। और ये यहाँ से कहाँ? मिसिज एक्स नहीं, सॉरी, मिस्टर एक्स, एक्स की कैपिटल में, सॉरी, ये कहाँ जाएगा? मिस्टर एक्स में, और एक्स की कैपिटल काउंट होकर कहाँ आ जाएगा? बाय में। इसका और मेरा आंसर फाइनल मैच क्यों हो जाएगा? इसने दोनों तरफ ही नहीं लिखा, लेकिन तुम्हें लिखना है एग्जाम। उसके बाद अब वाई इंसॉल्वेंट हुआ है, अब वाई इंसॉल्वेंट हुआ है और उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो पहले हमें चेक करना है कि सारी एसेट्स लाइबिलिटीज का कुछ ना कुछ आ गया है नहीं, तो इस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिए, ठीक है, लेकिन हम पहले चेक करेंगे। अब रियलाइजेशन का बैलेंस निकालेंगे, किस में जाएगा? एक्स वाई जेड, ये तो सब में ही जाएगा, तो रियलाइजेशन का बैलेंस वहां बाय में आ गया, और यहाँ किस में आ गया? कैपिटल के टू में। अब इंसॉल्वेंट सिर्फ कौन हुआ है? वाई। एक्स और जेड क्या है? सोलवेंट, और इनकी कैपिटल भी क्या है? क्रेडिट। ना भी होती क्रेडिट तो भी रियलाइजेशन का लॉस तो किस में आएगा? कैश में। एक्स और जेड चाहे कैपिटल कोई सी हो, रियलाइजेशन का लॉस किस में लाएंगे? कैश में। ये दोनों क्रेडिट कर दिए, कैश में ले आए, और कैश के कहाँ आ गया? पक्का। मोती। अब
वाई ने हाथ खड़े कर दिए, वाई ने कहा मजे करो, तो वाई का बैलेंस कितना है 13,600 माइनस 9,200, कितना आएगा 4,400। तो ये 44 जॉइंटली मुझे पता लगेगा, और ये मुझे किस में बांटना है, एक्स और जेड में कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो का मतलब क्या है, फिक्स्ड दे नहीं रखी, फिक्स्ड होती तो फिक्स ले लेते, फ्लक्चुएटिंग है तो बैलेंस भी डी लूंगा, रिजर्व्स इस क्वेश्चन में है नहीं तो वो भी लेता। क्या कोई लाइबिलिटी पे करी, करी तो थी उसने, लेकिन हमें वो लेनी नहीं होती, हमें तो 1 2 3 4 5 इनका लेना है। तो इस क्वेश्चन में रिजर्व्स नहीं है, लेकिन क्या था, एरर रेक्टिफिकेशन था। तो इस कैपिटल के रेशियो में मत बांट देना इसके बाद, और अगर रिजर्व्स होते तो पहले उनको भी क्या करता, ऐड। अभी तो दिस माइनस दिस है, रिजर्व्स होते तो दिस प्लस रिजर्व्स माइनस दिस, पक्का। तो इस रेशियो में बांटना है, पक्का। ये एडवांस वाई में है, हम रेशियो किसके बीच में निकाल रहे हैं, एक्स और जेड के बीच में। अगर ये एडवांस एक्स या जेड में होता तो इसको भी माइनस करते, क्योंकि ये रियलाइजेशन से पहले का है। अभी तो ये पड़ा ही बेचारा वाई में है, मुझे अगर ये एक्स और जेड में होता तो क्या होता, इसको भी माइनस करते, क्योंकि ये भी तो रियलाइजेशन से क्या था, पहले का था। लेकिन इसका भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बेचारे वाई में है, हमें रेशो एक्स और जेड का चाहिए। तो इन दोनों के रेशो आया ये 3:1, तो 3:1 में इसको तो खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और इनमें लॉस आ गया, तो इनमें क्या आ जाएगा, डेबिट। क्या एंट्री डलेगी इंसॉल्वेंसी की, हमेशा हमेशा इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या डलती है, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, इसमें क्रेडिट इंसॉल्वेंसी की लॉस की, और इनमें डेबिट। फिर ये बैलेंस कैश में डाल दोगे, कैश क्या हो जाएगा, मैच। पक्का क्या, जेड का लोन पे करना ही भूल गए नालायक, ठीक है, टिक करना भूल गया, मैं बोला था ना सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या करनी है पे। अभी इतना ही करेंगे, एक क्लास और लगेगी जिसमें हमारे को क्या करने है, इसका कुछ बचा हुआ पोर्शन, और दूसरा क्या, गार्नर वो मेथड है ना, मैक्सिमम लॉस मेथड और हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। बाय बाय, लव यू सो मच।